हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम क्लास 11th के फिज़िक्स का यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर लेकर आए हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशंस में फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डायमेंशंस से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उन सब के बारे में भी हम इस लेक्चर के अंदर आपको डिस्कस करके बताएंगे। बस आप हमारे इस लेक्चर को बिना स्किप करके आखिरी तक देखेंगे और साथ ही साथ जितने भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर्स के अंदर हम आपको बताएंगे, इनके नोट्स आप ज़रूर तैयार करें। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायमेंशंस क्या होते हैं इसके मीनिंग को समझते हैं। डायमेंशंस इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आप मान लें कि आपको अपने लिए एक घर को बनाना है, मतलब एक घर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो सबसे पहले उसके लिए आपका एक ज़मीन होगा जो आपने कभी न कभी खरीद करके रखा होगा या रिसेंटली ख़रीदा होगा। अब उस ज़मीन पर आप घर अगर बनाएंगे तो घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं और हर रूम्स का साइज होता है जो कि उसके लेंथ, विड्थ और हाइट, जो कि इसके रूम के डायमेंशंस कहलाते हैं। तो अगर कोई भी आदमी इस वर्ल्ड में कहीं पर भी अपने लिए एक घर बनाता है तो उसमें जितने भी रूम्स वह वहाँ पर बनवाएगा तो इसके लिए हर एक रूम का डायमेंशंस जो कि मात्र 3 वैल्यू लेंथ, ब्रेथ और विड्थ के थ्रू एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शंस के फील्ड में जो डायमेंशंस होते हैं वह 3 डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ और विड्थ, ये होल ओवर वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शंस के फील्ड में हमेशा यूज होते हैं। तो उसी तरह से फिजिक्स के अंदर हम जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे या स्टडी करते हैं, तो जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यह बताया है कि जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो सारे के सारे मात्र 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ही डिपेंड करते हैं। मतलब इन सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हों या और भी कुछ हो, तो उसके लिए इन्हें इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ही डिपेंड होना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर यह 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिकल वर्ल्ड या फिजिक्स के 7 डायमेंशंस कहलाते हैं। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो भी 7 SI यूनिट में बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताए गए हैं, ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ ही फिजिकल वर्ल्ड या फिजिक्स के 7 डायमेंशंस कहलाते हैं। और जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यहाँ पर डायमेंशंस हैं, इसे ही यूज़ करके हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन फिजिक्स कह सकते हैं, इन फिजिक्स 7 बेस SI quantities are called 7 dimensions. 7 dimensions of physical world और फिजिक्स। ठीक है, 7 बेस यूनिट्स जो SI यूनिट में होना चाहिए, मतलब 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी जो कि SI यूनिट्स में बताए गए हैं, जिसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है। तो इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को ही फिजिक्स का या फिजिकल वर्ल्ड का 7 डायमेंशंस कहा जाता है, कि इन्हीं में से एक या एक से अधिक डायमेंशंस को यूज़ करके हम जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशंस को हम फाइंड कर पाते हैं या उसके डायमेंशंस को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशंस को यहाँ पर डिनोट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी expressed within स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी बेस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड इनक्लोज करते हैं तो वहाँ पर हम उसके डायमेंशनल कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के सिंबल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिसाइड किए गए हैं, जो कि होल ओवर फिजिक्स में इसे माना गया है कन्वेंशनली, उसको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस फिजिकल क्वांटिटी हम एक तरफ लिखते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ बेस फिजिकल क्वांटिटी के नेम लिखेंगे और इस तरफ इसके जो डायमेंशन के सिंबॉलिक फॉर्म होते हैं इसे हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के हेल्प से हम जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इनके डायमेंशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पर लेंथ। हम जानते हैं लेंथ एक बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। SI यूनिट्स में इसे बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहा गया है। तो लेंथ के लिए जो डायमेंशन का सिंबल है, सबसे पहले तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड लिखना होगा और यह कैपिटल L, ठीक है। दूसरा मास के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड कैपिटल M, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा टाइम के लिए डिफाइंड किया गया है स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड T, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट के लिए डिसाइड किया गया है स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड कैपिटल A, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 5th नंबर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए डिसाइड किया गया है स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड K, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो गए, 2 और हम लिखते हैं ऊपर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका C स्मॉल D स्मॉल, ठीक है। इसका डायमेंशन इस तरह से लिखा जाता है, C और D दोनों स्मॉल है, स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड लिखेंगे। और नेक्स्ट और आखिरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यहाँ पे जो डायमेंशन दिया गया है उसका सिंबल है इस तरह से मोल, ठीक है। तो यहाँ पर यह 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के यहाँ पर सिंबल्स या एक्सप्रेशंस इस तरह से डिफाइंड किए गए हैं। और हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फिजिक्स जो कि हम 11th और 12th में पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगे वो सिर्फ मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, इन 3 बेस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। क्लास 11th और क्लास 12 में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि डिराइव्ड होंगे उन सब में हम सबसे ज़्यादा जो डायमेंशंस, इन 7 डायमेंशन में सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वह मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन। इन 3 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन ही एक्सटेंसिवली यूज होते हैं और बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस यहाँ पर, जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस यहाँ पर बताए हैं हमने आपको, वह बहुत ही रेयरली यूज होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर इस डायमेंशंस के एक्सप्रेशंस को हमने बताया, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब यह तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन है, जो कि कन्वेंशनल सिंबल, जिसे पूरे वर्ल्ड को बताया गया है कि आप इस तरह के सिंबल्स को ही इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन के तौर पे यूज करेंगे। अब अगर हमारे पास कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, तो उसे समझते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम इसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए बताने जा रहे हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो सारे के सारे अपने यूनिट्स के लिए बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट पे डिपेंड करते हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो अपने डायमेंशंस के लिए भी इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस का डेफिनेशन बताया गया है कि यह एक्सपोनेंट जिसे पावर कहते हैं, यह एक्सपोनेंट होता है जो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए उस बेस फिजिकल क्वांटिटीज के एक्सपोनेंट्स के वैल्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, जैसे अगर हम लेते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ। एग्जाम्पल से हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम इसे डिफाइन कर देंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ, तो लेंथ होता है, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही होता है और विड्थ भी एक तरह का लेंथ ही होता है। तो इस तरह से वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ, इस तरह से वॉल्यूम 3 लेंथ के प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का डायमेंशन, यहाँ पर लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटी है तो यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन जिसका सिंबल L इनटू फिर से लेंथ, इसका डायमेंशन L जो भी हमने आपको बताया है, फिर एक तीसरा लेंथ, इसका भी डायमेंशन L। और जानते हैं यह तीनों का प्रोडक्ट L यह डायमेंशन का क्यूब होगा, जिसे हम लिखते हैं या क्यूब को अंदर कर देते हैं, मतलब L पे क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशन का यह एक्सप्रेशन हो गया, मतलब यह डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसे अभी बताएंगे हम डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। लेकिन किसी भी मैकेनिक्स में किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को हम हमेशा M, L और T, मतलब मास के डायमेंशन, लेंथ के डायमेंशन और टाइम के डायमेंशंस के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो लेंथ के डायमेंशंस यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें मास के डायमेंशन और टाइम के डायमेंशंस यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिराइव्ड हैं और खास करके मैकेनिक्स के हैं, तो उनके डायमेंशंस ऑलवेज हम M, L, T, मतलब मास के डायमेंशंस, लेंथ के डायमेंशंस और टाइम के डायमेंशंस के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना होता है, यह कन्वेंशन है। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं इन मैकेनिक्स dimension of all derived physical quantity will be expressed in terms of
इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, जिसका सिंबल ये होता है, डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, मैथमेटिक्स में जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उन्हें हमें हमेशा मास के डायमेंशंस, जो कि इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, लेंथ के डायमेंशंस और टाइम के डायमेंशंस, हमेशा इन तीनों के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है। और वॉल्यूम मैथमेटिक्स का फिजिकल क्वांटिटी है और इसके डायमेंशंस को फिलहाल हमने यहाँ पे निकाला है, तो यह देख सकते हैं L³ है, लेकिन अब हमें यहाँ पे इसमें मास और लेंथ, चूँकि यहाँ पर है नहीं, लेकिन इन तीनों के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर मास का जो डायमेंशन, वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। मास इसमें नहीं है, सबसे पहले मास 0 लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं m⁻�0 होता है। लेंथ यहाँ पर 3 है और टाइम भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उस t के ऊपर पावर 0 देंगे। तो इस तरह से यह डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ। लेकिन अगर हम डायमेंशंस जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पूछें, तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि यह बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्या क्या एक्सपोनेंट्स हैं। यह एक्सपोनेंट्स जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इन्वॉल्व होता है, उस बेस फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस कहलाते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम 0, मास जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एक्सपोनेंट कितना है 0, तो 0 फॉर मास, लेंथ L, लेंथ का जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन है और इसका एक्सपोनेंट 3 है, तो हम लिखेंगे 3 फॉर लेंथ, 3 फॉर लेंथ। एंड अगेन टाइम के लिए यहाँ पे जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी है और यह यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट 0 है, 0 फॉर टाइम। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के एक्सपोनेंट्स के वैल्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे 0 फॉर मास, 3 फॉर लेंथ एंड 0 फॉर टाइम, यह डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम को यहाँ पर बताता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस का यहाँ पर डेफिनेशन हम लिख देते हैं। द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सपोनेंट या पावर that represents how the dimension of base physical quantity are involved in it। ठीक है, बेस फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में इन्वॉल्व है, उसके बेस फिजिकल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट या पावर इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस के वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशंस का डेफिनेशन है, किसका, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को हम इस तरह से लिखेंगे। एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं, फिर हम नए टर्म की तरफ बढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल फिर से लेते हैं, हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जानते हैं, डिस्टेंस मीन्स लेंथ बाय टाइम। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ स्पीड, लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटी है
और यहाँ न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर इसका डायमेंशन, ठीक है, बाय टाइम। टाइम भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है और यह डिनोमिनेटर में है तो हम यहाँ पर इसे नीचे लिखेंगे और जानते हैं यह ऊपर जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर L और यहाँ पे t की पावर -1 लिखेंगे और जिसे बाद में हम अंदर कर देंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर L t -1 और यहाँ पे L का अगर कुछ भी पावर नहीं है तो अंडरस्टूड है यहाँ L का पावर 1 है तो 1 जनरली नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और अब चूंकि यहाँ पर हमें मास, चूंकि यह मैकेनिक्स के डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसके हमें मास को भी इन्वॉल्व करना होगा। अब इसमें मास इन्वॉल्व नहीं है तो हम जानते हैं यहाँ पर मास का डायमेंशन m की पावर 0 को इन्वॉल्व करते हुए इसके डायमेंशंस को लिखेंगे। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ स्पीड m नहीं है तो 0, l यहाँ पे कुछ नहीं है l के ऊपर तो इसका मतलब इसकी एक्सपोनेंट 1 होगी और t। तो देयरफॉर अब इसके फुल डायमेंशंस को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ स्पीड, मास की एक्सपोनेंट 0, 0, 4, बेस फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर मास किसका है m, मास का बेस मतलब बेस फिजिकल क्वांटिटी मास के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंट 0 है तो 0 फॉर मास, 1 फॉर लेंथ एंड -1 एंड -1 फॉर टाइम, ठीक है। तो इस तरह से स्पीड का यह फुल डायमेंशंस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है कि डायमेंशंस किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए उसके एक्सपोनेंट्स के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब इसके बाद हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं उसको बताते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये बेसिकली कुछ नहीं होते हैं बल्कि ये कुछ नहीं होते हैं बल्कि यह एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमें यह दिखाया जाता है, जिसमें हमें यह दिखता है कि कौन कौन से बेस फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं तब हम इसको डिफाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास को हम मास लिखते हैं और एक्सेलरेशन होता है स्पीड या वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो देयरफॉर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं इस फार्मूला में इन सब के डायमेंशंस को यहाँ पर एज अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है उन सब के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मास का डायमेंशन, पहले हम इसे इस तरह से लिखते हैं मास का डायमेंशन m। स्पीड का डायमेंशन अभी हमने आपको बताया है m0 L t -1 बाय टाइम। अब इसे जिस तरह से अलजेब्रा में हम वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह से सिंप्लीफाई करके इसके फाइनल डायमेंशंस को यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर m यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर इंटू m की पावर, तो m का पावर 1 + 0 इंटू l का पावर 1
इंटू टी का पावर -1, और इसे भी हम ऊपर भेजेंगे तो टी का पावर -1, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। m का पावर यहाँ पर 0 है, इंटू m का पावर 0, मतलब m का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर m का पावर 0 है, तो m का पावर 1 + 0 होगा, इंटू l न्यूमरेटर में है तो l का कुछ भी पावर नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और ऊपर में यहाँ पर t का पावर मतलब एक्सपोनेंट -1 है, और नीचे t का पावर 1 है, तो ऊपर जाता है तो यह माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऊपर में हम लिखते हैं इक्वल्स टू हो जाएगा m 1 + 0 1 l 1 और t का पावर -2। तो जानते हैं किसी भी बेस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस के ऊपर अगर 1 होता है तो उसे नहीं लिखा जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है जानबूझकर। तो m l t -2। तो यह पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन जो आपको दिखाई दे रहा है यह डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यह डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और यह क्या है? यह कुछ नहीं है बल्कि एक एक्सप्रेशन है। यह पूरा टर्म एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमें मालूम होता है, जिसमें हमें मालूम चलता है, मतलब पता, जिसमें हमें यह इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो कौन कौन से बेस फिजिकल क्वांटिटी हैं और किस तरह से इन्वॉल्व हैं, मतलब किस तरह से एक्सपोनेंट उस पर है, जो कि हम कहते हैं कि मतलब यहाँ पर ये सारे फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से इन्वॉल्व हैं इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फोर्स का यह डायमेंशनल फार्मूला है जिसमें मास, लेंथ और टाइम, यह 3 बेस फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पर मास का एक्सपोनेंट 1 है, लेंथ का एक्सपोनेंट 1 है और टाइम का एक्सपोनेंट -2 है, ठीक है। तो यह यहाँ पर फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन ये क्या होता है? डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी तरफ डायमेंशनल फार्मूला को लिखकर बीच में इक्वल्स टू का साइन अगर हम देंगे तो ये पूरा सिस्टम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अगर इस तरफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और ये कैसे फिजिकल क्वांटिटी होंगे? डिराइव्ड, और इसके बाद इक्वल्स टू का साइन देंगे और उसके बाद यहाँ पर इस तरफ डायमेंशनल फार्मूला, तो एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे तरफ डायमेंशनल फार्मूला, और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखेंगे। तो एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी के नेम या उसके कोई शॉर्ट सिंबल है तो उसे अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड इनक्लोज करके लिखते हैं और इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर बीच में मेंशन करके दूसरी ओर अगर हम उसके डायमेंशनल फार्मूला को लिखते हैं तो यह पूरा सिस्टम डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। यह पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? यह पूरा टर्म डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल फोर्स को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वह कैपिटल F होता है, ठीक है। अब सिंस फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू m इंटू a होता है, ठीक है। तो देयरफॉर फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन, इस फोर्स का जो सिंबल होता है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड लिखेंगे और इस तरफ RHS में हम इसका डायमेंशनल फार्मूला को लिखेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला को अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिखें, मास, m क्या है? मास का डायमेंशन इंटू a एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ठीक है।
तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, मास का डायमेंशन m इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, और स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम बाय टाइम। तो इस तरह से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है लेंथ, और यह टाइम, यह बाय है और नीचे एक टाइम है, तो यह बाय टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा लेंथ l और नीचे t का स्क्वायर, मतलब इसे अगर हम ऊपर भेजेंगे तो LT-2। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन l इंटू टी रेज टू -2। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन को हम लिखते हैं l इंटू टी रेज टू -2। अब यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट को सिंगल ब्रैकेट में मर्ज करना होगा, तो सब यहाँ पर आपस में इनटू हैं। तो जिस तरह से हम अलजेब्रा में एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, उसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देयरफॉर फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन MLT-2। ठीक है, यह जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है यह कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, डायमेंशनल इक्वेशन फोर्स का यह एक्सप्रेशन फोर्स के डायमेंशनल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, मतलब यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि फोर्स का अगर यह डायमेंशनल इक्वेशन है, चेंज इन फोर्स का भी डायमेंशनल इक्वेशन यही होगा। फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स है, यह इसका डायमेंशनल इक्वेशन है, जिसमें यह डायमेंशनल फार्मूला है और इसमें किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को इग्नोर किया जाता है, कभी भी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो फोर्स का अगर यह डायमेंशनल फार्मूला है तो चेंज इन फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला भी यही होगा, इनिशियल फोर्स का भी डायमेंशनल फार्मूला यही होगा, फाइनल फोर्स का भी डायमेंशनल फार्मूला यही होगा। ओके, कहने का मतलब अगर यह फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम इनक्लोज करते हैं तो यह एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इक्वल्स टू चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, चेंज इन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, इनिशियल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और फाइनल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सबका सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल, अगर हम मोमेंटम जिसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम आपने क्लास 10th या उसके बिलो के क्लासेस में कभी न कभी पढ़ा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के बारे में आपको मतलब एग्जांपल में देने जा रहे हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं या जिसके बारे में आप कभी न कभी पढ़े हैं। नए फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो आप आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे वहाँ पर वो आएंगे, उनके फार्मूला आपको मालूम होंगे, तो आप उनके डायमेंशंस वहीं पे फाइंड करेंगे, उनके यूनिट भी आप वहीं पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम यहाँ पर जिसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है या मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो देयरफॉर P का डायमेंशन बराबर मास का डायमेंशन इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी का डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं। तो सिंस
वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। देयरफॉर वेलोसिटी का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का डायमेंशन बाय टाइम का डायमेंशन। लेंथ के लिए हम L यूज़ करेंगे और टाइम के लिए T। तो एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो यह T को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरह से वेलोसिटी का डायमेंशन सिर्फ L और T के टर्म में यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है, L इंटू टी रेज टू -1। इसे हम यहाँ पर रखते हैं। तो देयरफॉर P मतलब मोमेंटम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन m होता है और वेलोसिटी का डायमेंशन हमने यहाँ पर निकाला है L इंटू टी रेज टू -1। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मोमेंटम का डायमेंशनल इक्वेशन m L t -1, ठीक है, यह मोमेंटम का डायमेंशनल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यह एक्सप्रेशन, यह RHS में जो एक्सप्रेशन है, यह मोमेंटम के डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम का डायमेंशन यह है, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा P से। इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं PI से, ठीक है, या P1 से भी किसी बुक में रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइनल मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है PF से। तो यहाँ पे सिंस मोमेंटम का डायमेंशन m L इंटू टी रेज टू -1 है, तो इन तीनों का डायमेंशन, चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन, इनिशियल मोमेंटम का डायमेंशन, फाइनल मोमेंटम का डायमेंशन या किसी भी तरह का मोमेंटम का डायमेंशन भी यही होगा, ठीक है, यही होगा। इसे किसी भी मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम का जानते हैं, जो इन तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो सकता है, बट इन सब के डायमेंशन सेम होंगे। डायमेंशन के जब हम डिस्कशन करते हैं, डायमेंशंस के बारे में जब भी डिस्कस करते हैं या उसके एनालिसिस को जब भी हम उसके एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के वैल्यूज़ मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हमेशा इग्नोर करके रखा जाता है, ठीक है। सिर्फ उसके डायमेंशंस में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके बारे में बात होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मोमेंटम का डायमेंशन, चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन, इनिशियल मोमेंटम का डायमेंशन हो या फाइनल मोमेंटम का डायमेंशन हो, ये सब के सब आपस में हमेशा सेम होंगे और इसकी वैल्यू कितना होगा, m L t -1। इसी तरह ये सारा चीज़ वेलोसिटी के लिए भी होगा, एक्सेलरेशन के लिए भी होगा, फोर्स के लिए भी होगा, ओके। आइए अब यहाँ पर हम कुछ डायमेंशनल इक्वेशंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहला है यहाँ पर पावर का हमें डायमेंशनल इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले पावर का क्या फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो पावर का डायमेंशनल इक्वेशन इक्वल्स टू वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन बाय टाइम का डायमेंशनल इक्वेशन होगा, ठीक है। पावर का डायमेंशनल इक्वेशन इक्वल्स टू वर्क का, ऊपर में वर्क है तो वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन बाय टाइम का डायमेंशनल इक्वेशन। अब वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन हमने अभी तुरंत आपको बताया था, फिर से हम यहाँ पर बता देते हैं। वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। वैसे आपको वर्क का डायमेंशन हमेशा याद रखना है। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो वर्क का
डायमेंशन मीन्स फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स लेंथ का डायमेंशन। वर्क का डायमेंशंस मीन्स फोर्स का डायमेंशन इनटू लेंथ का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशंस ml t-2 यह होता है, और यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन l होगा। तो यहाँ पे l इंटू एल मीन्स l स्क्वायर हो जाएगा। तो ml² एंड t⁻², यह वर्क का डायमेंशन अब से आपको याद रखना है। फोर्स का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, पावर का डायमेंशन, मोमेंटम का डायमेंशन, ये सब फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो इनके डायमेंशंस के जो फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला, इसे आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर पावर का डायमेंशन, अब वर्क का डायमेंशन ml² t⁻²। अब बाय यहाँ पर नीचे टाइम का डायमेंशन t, ठीक है। अब हम जानते हैं यह t ऊपर जाएगा तो यह -2 में इसका पावर जो कि यहाँ पर 1 है, तो वह -2 -1 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख रहे हैं पावर का डायमेंशन ml² और t⁻3। तो इस तरह से यहाँ पर यह पावर का डायमेंशनल इक्वेशन का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है यह एक्सप्रेशन, ठीक है। तो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को निकालना बहुत ही आसान है। बस हमें उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन होता है एज ए फिजिकल क्वांटिटी, उसे हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद तो फिर इसका डायमेंशंस को निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। प्रेशर का निकालते हैं, प्रेशर का दूसरा प्रेशर का। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर को जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब कहा जाता है। तो यहाँ पे फोर्स बाय एरिया होगा। तो प्रेशर का डायमेंशनल इक्वेशन मीन्स फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन और नीचे एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन। अब फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? ml t⁻² और एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन लेंथ स्क्वायर l² होता है, ठीक ना। एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ, तो यहाँ पे l² हो जाएगा। तो यहाँ पे इस अगर हम l² को ऊपर भेजेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर प्रेशर का डायमेंशनल इक्वेशन यहाँ पर ml, यहाँ l का ऊपर में पावर 1 है और नीचे से 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1 - 2 और t⁻²। तो देयरफॉर प्रेशर का अल्टीमेटली डायमेंशनल फार्मूला अब हमारे पास l⁻⁻1 t⁻²। तो यहाँ पर यह प्रेशर के डायमेंशनल इक्वेशन के वैल्यू को यहाँ पर दिखाया गया है। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर, ठीक है। तो आपको बस कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला अगर मालूम है तो आप उसके डायमेंशनल इक्वेशन को बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे 3 डिफरेंट ऑपरेशंस में। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या यूजेज होते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस के 3 मेन यूजेज होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के यूज। इसका पहला यूज है टू कन्वर्ट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम में जो वैल्यू है उसे दूसरे यूनिट सिस्टम में उसके वैल्यू क्या होंगे
इसे फाइंड करने में होता है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स है, तो SI यूनिट में अगर वैल्यू 5 न्यूटन है तो दूसरा यूनिट या तो CGS होगा या FPS होगा या MKS, तो उसमें इस 5 न्यूटन का वैल्यू क्या होगा, तो इसे फाइंड करने में होता है। तो इसी को हम बोलते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो अगर हम लोग जानते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम मान लेते हैं इसका नाम Q है, तो इसे एक्सप्रेस किया जाता है N इंटू यू से, जहाँ पे N क्या होता है, इसका N नंबर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और U होता है यूनिट। U क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स हो गया तो वह 10 न्यूटन, तो 10 N का वैल्यू हो गया और न्यूटन U का वैल्यू यूनिट हो गया। ठीक है, तो अब लेट हम मान लेते हैं लेट U1 एंड U2। नहीं, सबसे पहले हम इसके एक फैक्ट्स को यूज़ करेंगे। फैक्ट क्या है, फैक्ट है द वैल्यू ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू दो अलग अलग सिस्टम में अगर हम लिखते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स अगर 5 न्यूटन SI यूनिट है, तो इसके जो वैल्यू CGS में होंगे वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आर ऑलवेज इक्वल्स, यह फैक्ट है। तो कहने का मतलब अगर एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर Q है और फर्स्ट सिस्टम में इसका वैल्यू N1 U1 और सेकंड सिस्टम में इसका वैल्यू N2 U2 है, तो यह N1 U1 और यह N2 U2, ठीक है, यह फर्स्ट सिस्टम में है और यह सेकंड सिस्टम में, ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस फैक्ट्स को आपको याद रखना है। इसी फैक्ट्स के बेसिस पे यह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं। वैसे हम जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी Q है वह यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला Q का कितना है, मास m⁴ l⁴b एंड t⁴c। ठीक है, तो लेट यहाँ पर हम दो सिस्टम लेने जा रहे हैं। फर्स्ट सिस्टम में इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स U1 है और सेकंड सिस्टम में U2। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट m1 l1 एंड t1 और यूनिट्स, ये तीनों यूनिट्स हैं किसके किसके, m1 है मास, l1 है लेंथ एंड t1 है टाइम। m1 l1 t1 आर यूनिट्स फॉर मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में मास के यूनिट को हमने m1 लेट किया है, लेंथ के यूनिट को l1 और टाइम के यूनिट्स को t1 कंसीडर किया है। उसी तरह से एंड लेट m2 l2 एंड t2 और यूनिट्स फॉर मास, लेंथ एंड टाइम t1 इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, जैसे यह मान लेते हैं SI यूनिट्स में हो सकता है सिस्टम में और यह CGS सिस्टम में हो सकता है। ठीक ना, तो अब यहाँ पर हम जानते हैं
सिंस यहाँ पे हमने देखा है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। अब चूँकि हम जानते हैं Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं Q को N1 U1 में फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर मास के लिए जो यूनिट है यहाँ पर M1 है और इसका M का डायमेंशन, M के लिए डायमेंशन कितना है A, तो हम यहाँ पर लिखेंगे M1 रेज़ टू A, फिर L1 मतलब लेंथ का यूनिट यहाँ पे L1 है और इस लेंथ के लिए जो डायमेंशन है B है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1 के लिए B और T1 के लिए C। इसी तरह से यहाँ पर हम N2 यूनिट इस सेकेंड सिस्टम में मास के लिए यूनिट हमने M2 कंसीडर किया है और यहाँ पर इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन A है, तो यहाँ पर फिर से M2 A, L2 B और T2 C यह होगा, ठीक है। इस बात को मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 न्यूटन और न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया, जहाँ पर किलोग्राम मास को रिप्रेजेंट करता है, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का 5 न्यूटन मतलब SI यूनिट में, SI यूनिट में यहाँ पर लिख सकते हैं 5 और न्यूटन के बदले हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कंपेयर करें अगर हम, तो यह हो गया हमारा N1 का वैल्यू, यह M1 का वैल्यू, यह L1 का वैल्यू और यह T1 का वैल्यू। और फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं, फोर्स का डायमेंशन M/L/T⁻²। तो आप देख सकते हैं मास का जो यूनिट होगा उसका पावर 1 होगा, तो यह मास का यूनिट है, इसका पावर 1 है। लेंथ का जो यूनिट होगा उसका भी पावर 1 होगा, तो यह मीटर या जो मीटर है इसका डायमेंशन लेंथ के लिए 1 है, तो इसका पावर 1 है। और टाइम का जो भी यूनिट होगा किसी भी सिस्टम में उसका पावर -2 होगा, तो टाइम का फर्स्ट सिस्टम में यहाँ पे यूनिट -2 है, ठीक है। SI में इसी कंडीशन में अगर हम इसका CGS में वैल्यू निकालना चाहेंगे तो F बराबर, अब 5 तो होगा नहीं, यहाँ पे N2 होगा और CGS में किलोग्राम नहीं बल्कि ग्राम चलता है, तो ग्राम, लेंथ में सेंटीमीटर चलता है और टाइम में सेकेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब इसी फोर्स का अगर CGS में वैल्यू लिखेंगे तो N2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह N2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यह दोनों वैल्यू मतलब 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और N2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसी चीज़ को तो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। अब हमें N2 निकालना है, तो इस चीज़ को यहाँ पे N2 है, यह डिवीजन हो जाएगा इधर, तो देयरफॉर N1 इंटू M1 रेज़ टू A, L1 रेज़ टू B, T1 रेज़ टू C बाय M2 रेज़ टू A, L2 रेज़ टू B एंड T2 रेज़ टू C इक्वल्स टू यहाँ पे N2 होगा। तो अल्टीमेटली हमें N2 निकालने का यहाँ पर फार्मूला क्या मिलेगा, देयरफॉर N2 इक्वल्स टू M1 M2 दोनों का यहाँ पर एक्सपोनेंट A है, तो इसे हम लिख सकते हैं M1 बाय M2 होल रेज़ टू A इंटू L1 L2 दोनों का यहाँ पे एक्सपोनेंट, दोनों ही L1 और L2 का एक्सपोनेंट B है, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं L1 बाय L2 रेज़ टू B इंटू T1 बाय T2 रेज़ टू C, T1 बाय T2 रेज़ टू C, और इसके आगे होगा हमारा N1, देयरफॉर यहाँ पे N2 इक्वल्स टू N1, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यूज़ को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपके मतलब एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं।
हालांकि एक दूसरे तरीके से भी हम एक सिस्टम में जो वैल्यू होता है उसे दूसरे सिस्टम में फाइंड करने के लिए हम इतने लंबे चौड़े प्रोसेस के बिना भी हम निकाल सकते हैं। उसे हम बाद में देखेंगे, पहले इस मेथड से, ठीक है। इस मेथड से हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूटन यूनिट ऑफ, यूनिट नहीं बल्कि एसआई यूनिट है फोर्स का, न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, और डाइन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। तो सबसे पहले जिस वैल्यू को यहाँ पर दिया गया है उसे आपको मालूम कर लेना है कि किस यूनिट किस सिस्टम में दिया गया है, और जिस सिस्टम में हमें वैल्यू निकालना है उस के बारे में पता कर लेना है कि यह कौन सा सिस्टम है, सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है, एसआई है, क्या है। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू दिया गया है वह एसआई सिस्टम में दिया गया है फोर्स का 1 न्यूटन, और इसे हमें मालूम करना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन्स के इक्विवेलेंट होंगे, कितने डाइन के इक्वल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन m⁻⁴ l⁻⁴ और t⁻⁻², मतलब ml(t⁻²) होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू, m का जो पावर होता है वह a का वैल्यू होता है 1 है, b का वैल्यू जो l का पावर होता है वह b का वैल्यू होता है, और t का जो पावर होता है वो c का वैल्यू होता है। तो हमें a, b और c का वैल्यू हमें 1 1 -2 मिल चुका है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर f दिया है 1 न्यूटन, तो यह n1 का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो f दिया है 1 न्यूटन, तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं SI सिस्टम और इधर CGS सिस्टम। SI सिस्टम, CGS सिस्टम। SI सिस्टम में हमें N1 जो दिया है वह N1 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। और इसमें M होता है किलोग्राम, ठीक है। CGS सिस्टम, SI सिस्टम में मास का यूनिट किलोग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम जिसे हम जानते हैं 1000 ग्राम के बराबर होता है। लेंथ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, और टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। SI सिस्टम में मास का यूनिट किलोग्राम, यह हो गया आपका M1, यह L1 और यह T1। तो M1 L1 T1 दिया हुआ है। फर्स्ट सिस्टम SI सिस्टम में M1 किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम जो कि 1000 ग्राम के इक्वल्स होता है। लेंथ L1 1 मीटर दिया है, मतलब लेंथ 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, और T1 मीन्स 1 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे CGS N2 ये हमें फाइंड करना है, और M2 मीन्स यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम। M2 मतलब CGS यूनिट में मास का यूनिट, तो CGS में मास का यूनिट ग्राम होता है। L2 यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और T2 यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये सब डाटा हमारे पास है। अब इसमें हम रख देते हैं इस फार्मूला में। इस फार्मूला को एक बार फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं। सिंस हमारे पास फार्मूला है N2 = N1 M1/M2 की पावर A इंटू L1/L2 की पावर B इंटू T1/T2 इंटू T1/T2 की पावर C, यह फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर N1 हमें 1 दिया गया है। M1 1000 ग्राम बाय M2 1 ग्राम, और A 1 दिया गया है। उसी तरह से L1 100 सेंटीमीटर है, और L2 1 सेंटीमीटर,
इसकी पावर b यहाँ पर 1 दिया गया है। आफ्टर दैट t1 से मिटाते हैं, t1 हमारा 1 सेकेंड और t2 भी यहाँ पर 1 सेकेंड और पावर c की वैल्यू -2। तो यह ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यह कैंसिल। तो हमारे पास n2 का वैल्यू 1 इंटू 1000 की पावर 1000 ही होगा, इंटू 100 की पावर 100 और 1 बाय 1 पे पावर -2 1 होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 10⁻³ + 2 10⁻5। तो n2 = 10⁻5 डाइन। ठीक है, तो n2 का वैल्यू 10⁻5 डाइन। तो देयरफॉर कह सकते हैं 1, हमारे पास जो वैल्यू था 1 न्यूटन SI में था, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, N1U1 = N2U2। तो N1 1 न्यूटन और N2 हो गया हमारे पास कितना 10⁻5। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन = 10⁻5 डाइन। इसे आपको याद रखना है हमेशा, 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने का सिंपल मेथड था। ठीक है, इसे हम आसानी से इन सब के बिना भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस में, आपको टेस्ट में या एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब 1 न्यूटन = N2 डाइन, यह हम मान लेते हैं, ये सेकंड मेथड है। तो 1 न्यूटन मतलब मीन्स 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और N2 को हम N मान लेते हैं, और यहाँ पे डाइन का मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम को हम 1 किलोग्राम लिख सकते हैं, मीटर को हम 1 मीटर लिख सकते हैं, और सेकेंड स्क्वायर को हम 1/1 सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से n हमें फाइंड करना है, N2 को हमने n फाइंड कर लिया है। यहाँ पे 1 ग्राम लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और इसे 1/सेकेंड स्क्वायर 1/सेकेंड स्क्वायर 1/1 सेकेंड स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1 मीटर को 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इंटू 1। यहाँ पे n 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यह ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यह सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 × 1000 × 100, तो 10⁻5 = यहाँ पे n। तो यहाँ पे N2 मीन्स यह n, तो n का वैल्यू 10⁻5 और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स डाइन। ठीक है, मतलब n का वैल्यू 10⁻5 हो गया, n का वैल्यू 10⁻5 हो गया। तो N2 को हमने यहाँ पे N2 को n माना था, देयरफॉर 1 न्यूटन। N2 के प्लेस पे n का वैल्यू कितना हो गया 10⁻5 डाइन। तो आप इस तरह से, अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं करना है, तब फिर आप इस तरह से ही सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। ठीक है, लेकिन चूँकि जो टेस्ट में और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें यह कंडीशन लगा रहता है कि आप डायमेंशनल एनालिसिस को ही यूज़ करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमें इस तरह के प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करना होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग। 1 जूल को हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है। अब हमें मालूम है जूल SI यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का SI यूनिट है। ठीक है, अब वर्क का डायमेंशन क्या होता है, mL²।
t⁻²। ठीक है, वर्क का डायमेंशन आपको याद रखना है, ml² इंटू t⁻² होता है। तो देयरफॉर यहाँ पर m का पावर 1 है, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -2 होगा। ठीक है, a का वैल्यू m का पावर होता है 1 होगा, और b का वैल्यू l का पावर होता है 2, और t का पावर c का वैल्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पे अर्ग किस में है? अर्ग है CGS में। ठीक है, अर्ग CGS में है, तो यहाँ पर हम SI और इधर CGS, तो CGS में यहाँ पे N1 दिया हुआ है कितना 1, और M1 यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोग्राम, जो कि 1000 ग्राम के बराबर होगा। L1 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और T1 1 सेकेंड। और CGS में N2 हमें फाइंड करना है, क्योंकि कितना अर्ग होगा ये हमें फाइंड करना है, तो सेकेंड सिस्टम में N2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो N2 क्वेश्चन मार्क, फिर M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, और T2 हो गया आपका 1 सेकेंड। अब हम फार्मूला लिखते हैं, सिंस हमारे पास फार्मूला है N1 M1 बाय M2 की पावर A इंटू L1 बाय L2 की पावर B इंटू T1 बाय T2 की पावर C। ठीक है, यह हमारा दूसरे सिस्टम में कन्वर्सन में जो वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको निकालने का फार्मूला है। ठीक है, और यूनिट तो यहाँ दिया हुआ ही है अर्ग, तो N1 यहाँ पे 1 है, M1 यहाँ पर 1000 बाय M2 यहाँ पे 1 ग्राम या ग्राम, और A की वैल्यू 1 है। फिर L1 यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, और L2 यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे B की पावर 2 है। फिर T1 यहाँ पर 1 सेकेंड है, और T2 भी 1 सेकेंड है, उसकी पावर -2। ठीक है, यह ग्राम सेंटीमीटर यह कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 इंटू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1/1 का पावर -2 लिख सकते हैं, या N2 का वैल्यू आ गया। तो N2 10 की पावर 3 इंटू 10 टू पावर, इसे हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 3, और यह 10 स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स 10 टू पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पे N2 का वैल्यू हमें 10 टू पावर 7 मिला है, तो इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर N1 U1 मतलब 1 जूल, जिसे 1 जूल लिखते हैं, एंड 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग, तो 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, और इसे आपको याद रखना है। जब अपने न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वहाँ पर हमें कभी कभी जूल में क्वेश्चंस में जूल्स में डाटा दिया रहता है, और आंसर अर्ग में निकालना होता है। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग, यह आज से आप याद रखेंगे। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड यूज़ किसी भी इक्वेशंस के करेक्टनेस को चेक करने में होता है। मतलब कोई भी फार्मूला जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो यह फार्मूला करेक्ट है या नहीं, इसे चेक करने में डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो इसका दूसरा यूज़, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी फार्मूला को हम किस तरह से उसके करेक्टनेस को चेक करेंगे, उसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या होता है, सबसे पहले ये मालूम करना होगा। मतलब सबसे पहले ये जानना होगा प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन, मतलब एक फार्मूला दिया है जिसमें, और फार्मूला दो मतलब इक्वेशन के फॉर्म में रहता है हमेशा, एक तरफ एक्सप्रेशन होता है दूसरी तरफ एक्सप्रेशन होता है। तो कोई भी फार्मूला अगर दिया है और उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, मोर देन 2 टर्म्स हैं, तो यह फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगा जब दोनों साइड एवरी टर्म का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, मतलब इट स्टेट्स दैट ए इक्वेशन is dimensionally correct if the dimension of each term occurs both side of equation will same। ठीक है, यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट है कि एक इक्वेशन या एक फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा जब दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड एवरी टर्म के डायमेंशंस सेम होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, चेक x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेयर यहाँ पर x, ये फार्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x क्या है? डिस्टेंस है, u इनिशियल स्पीड है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और फिर t टाइम है, वेयर x डिस्टेंस, t टाइम, u स्पीड और a एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चेक करना है, चेक ये सब है। डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मालूम करने हैं कि यह डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जहाँ पर x, t, इसमें जो भी यहाँ पर आपको वेरिएबल्स दिख रहा है, ये सब के यहाँ पर मीनिंग्स हैं कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। सिंस x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे हर एक टर्म के डायमेंशंस अगर सेम होंगे तो यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, x क्या है? x डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? l, यानी कि m0 l t0। ठीक है, LHS में एक ही टर्म था, RHS में यहाँ पर जो पहला टर्म है u इंटू टी, इसमें u का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन निकालेंगे। तो u हमारा क्या है? u है हमारा स्पीड, तो स्पीड का l इंटू टी माइनस 1 होता है और टाइम का t होता है। तो यहाँ पे l t की पावर -1 और इसका +1, मतलब यहाँ पे l t की पावर 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पर m तो इसमें है नहीं, तो फिर से हम लिखेंगे m0 l t0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म RHS में हमने इसके डायमेंशंस को यहाँ पर निकाला। अब सेकेंड टर्म में कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। आपको याद रखना है, किसी भी कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, मतलब एक प्योर नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो नौ a इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन, मतलब a का डायमेंशन इंटू टी
के स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है। ए का डायमेंशन, ए एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन होता है लेंथ एल टी माइनस 2 और टाइम का डायमेंशन यहाँ पर टी स्क्वायर, एल टी की पावर -2 और यह +2, तो यहाँ पर यह एल टी की पावर 0, जिसे हम लिखेंगे m0 एल टी 0। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर तीनों टर्म के डायमेंशंस को फाइंड किया है। x का डायमेंशन हमारे पास यह है, ut का डायमेंशन हमारे पास यह है और at स्क्वायर का डायमेंशन यह है। तो आप देख सकते हैं तीनों के डायमेंशन यहाँ पर सेम आए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एज x की डायमेंशन इक्वल्स टू u t का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल्स टू u a t स्क्वायर का डायमेंशन। ये तीनों का डायमेंशन कितना है, m0 l। तो यहाँ पर इन तीनों के डायमेंशन, तीनों टर्म के डायमेंशन सेम हैं, इसलिए यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम करेक्ट नहीं बल्कि डायमेंशनली करेक्ट कर रहे हैं, मतलब डायमेंशन के अकॉर्डिंगली यह इक्वेशन करेक्ट है। अगर हम यहाँ पर इसको मिटा देंगे तब भी यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगा, लेकिन जानते हैं तब यह इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट नहीं होगा, मतलब तब यह किसी भी फार्मूला को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जो कि अगर करेक्ट है, कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो वह ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट होगा ही। कोई भी इक्वेशन जो कि करेक्ट है, करेक्ट वे में उसके वैल्यू दिए गए हैं, तो वो ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट होंगे। बट एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसका लास्ट यूज हम लोग डेरिवेशन में यूज करेंगे, मतलब फार्मूला के डेरिवेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके लास्ट यूज को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तीसरा यूज, इट इज यूज इन डिराइव द फॉर्मूला, ठीक है। और यह जो फार्मूला होगा वह हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, मतलब LHS के साइड एक टर्म होगा, RHS के साइड एक टर्म होगा। मल्टीपल टर्म के लिए यह फार्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इन डिराइव ऑफ फार्मूला इन सम लिमिटेड केसेस, ठीक है। इसके एग्जांपल को एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझाते हैं, और इस कंडीशन में भी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और जिस सर्कुलर पथ पे यह मूव कर रहा है उसका रेडियस r है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। तो हमें यहाँ पर डिराइव करना है इस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन, और यूज़ करना है डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लेट हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट F डिपेंड करता है किस पे मास पे जिस तरह से डिपेंड करता है, जिस एक्सपोनेंट के टर्म में, वह हम मान लेते हैं A। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म B में, और रेडियस पे डिपेंड करता है एक्सपोनेंट C के टर्म में, ठीक है। मतलब यह F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मास की पावर A, वेलोसिटी की पावर B और रेडियस की पावर C। अब यहाँ पर इस सिंबल को हटाने के लिए यहाँ पर इक्वल्स टू K m⁴A v⁴B r⁴C होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यह इक्वेशन करेक्ट होगा तभी जब फोर्स का डायमेंशन और इधर इस टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो नाउ फोर्स का डायमेंशन, कांस्टेंट का कुछ डायमेंशन होता नहीं है, तो यहाँ पे
m, m मीन्स मास की पावर a, v, मतलब इसे इस तरह से लिखते हैं m रेज टू a का डायमेंशन, v रेज टू b का डायमेंशन और r रेज टू c का डायमेंशन, ठीक है, बाय होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से इन दोनों टर्म के डायमेंशंस आपस में सेम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो f का हम जानते हैं mLT-2, यह डायमेंशन होता है। मास, यहाँ पर m मास को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर m की पावर a होगी। यहाँ पर v वेलोसिटी मतलब स्पीड है जिसकी LT-1 और इसका पावर यहाँ पर v का LT-1 और इसकी पावर b है, यहाँ पर b लिखेंगे। और r रेडियस लेंथ है जिसे फिर से हम l लिखेंगे, c, मास l, यहाँ पर हम देखें तो m की पावर a होगा, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो l की पावर b और यहाँ पे l की पावर c, तो l की पावर b प्लस c और t की पावर -1 इंटू b, तो t की पावर यहाँ पर हो जाएगा -b। अब यहाँ पर दोनों साइड हम मतलब यह दोनों साइड तभी इक्वल होगा जब कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स इक्वल होगा। यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ a है, तो देयरफॉर a का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे -b है t का पावर, यहाँ पे -2 है, तो -b -2 होगा, तो देयरफॉर b का वैल्यू 2 होगा। और b प्लस c यहाँ पर l का पावर है 1 होगा, जिसमें b का वैल्यू हमने 2 निकाला है, 2 प्लस c 1, तो c का वैल्यू -1 होगा। तो इस तरह से हमें a, b और c का वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुका है। अब हम यहाँ पर a, b, c का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं therefore from 1 f इक्वल्स टू k m का पावर 1 b का पावर b कितना है, और c का पावर -1, ठीक है। तो f इक्वल्स टू k टाइम्स मास की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 2 और रेडियस की पावर -1। तो हम इस -1 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, -1 जानते हैं या नीचे आ जाएगा। तो देयरफॉर f इक्वल्स टू k mv² बाय r, ठीक है। r की पावर -1 है, इसलिए हम इसे डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। डिनोमिनेटर में लिखने पर हमें इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का यह फार्मूला डिराइव्ड होकर हमारे सामने है, f इक्वल्स टू k टाइम्स mv² बाय r, ठीक है। तो इस डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम इस तरह के ही फार्मूला को हम निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इसमें अगर मल्टी टर्म होगा, मतलब एक टर्म प्लस दूसरा टर्म, इस तरह के फार्मूला को डिराइव नहीं किया जा सकता है। ये मतलब कॉन्सेप्ट सिर्फ फार्मूला जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं या सिंगल टर्म के फॉर्म में होते हैं, इस तरह के फार्मूला को ही हम इस कॉन्सेप्ट्स के यूज से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेज, ठीक है। तो आपको जनरली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से मतलब फाइंड करते हैं, ये अच्छे से मालूम होना चाहिए, बस इसी का ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आते हैं, अगर आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स में कुछ भी खामियां या कमियां नज़र आती हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को पढ़कर हम अपने लेक्चर्स को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जो भी लेक्चर्स हमारे चैनल पर जब भी आएंगे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।